आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। इजरायली आर्मी ने लेबनान में फिर की एयर स्ट्राइक्स, हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर को मारने का दावा। वेस्ट बैंक में 39वें दिन भी इजराइल का एक्शन जारी। रमजान शुरू होते ही कई रास्ते किए बंद, लोग हो रहे परेशान। हमास ने इजराइल की पहले फेज को बढ़ाने की मांग ठुकराई। इजराइल ने दी जंग की धमकी। नॉर्थ कोरिया ने किया स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट। ट्रंप हुकूमत को सीधी वार्निंग। रूसी सदर पुतिन के करीबी एक सीनियर पादरी का कत्ल का प्लॉट हुआ फेल। उधर पाकिस्तान में मस्जिद में हुआ सुसाइड अटैक। तालिबान के सीनियर मौलवी की मौत। और गजा से लेकर मदीना तक रमजान की रौनक। कल होगा पहला रोजा। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 28 फरवरी 2025 और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। लेकिन सबसे पहले जहां जहां कल पहला रोजा है वहां के मेरे तमाम व्यूअर्स को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमजान करीम। आप सबके रमजान अच्छे से और आसानी से गुजरे, यही दुआ है। चाहे वो कतर से हों, कुवैत से हों, सऊदी अरब से हों, ओमान से हों, यमन से हों, यूएई से हों, पाकिस्तान से हों या किसी और ममालिक जहां से भी वो देखते हैं और कल रोजा है तो उन सबको मुबारक। चलिए खबरें शुरू करते हैं। इसराइली आर्मी ने अपनी एयर स्ट्राइक्स में हिजबुल्लाह के एक सीनियर लीडर मोहम्मद मेहदी अली शाहीन को मारने का दावा किया है। फिर से एयर स्ट्राइक्स की हैं इसराइल ने। सीज फायर हो ना, उसे फर्क नहीं पड़ता। इसराइली फौज का कहना है कि शाहीन को जुमेरात की रात लेबनान के हरमेल इलाके में मार दिया गया। इसराइली फौज का कहना है कि जब से इसराइल और लेबनान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट्स हुआ था या हुए थे, तब से शाहीन के पास सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर हथियारों की सप्लाई का जिम्मा था। उधर हिजबुल्लाह या लेबनीज गवर्नमेंट ने अब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि लेबनीज न्यूज एजेंसी ने सिर्फ इतना कहा है कि इसराइली एयर स्ट्राइक में हरमेल में 2 लोग मारे गए, लेकिन इसके अलावा और कोई भी तफसील नहीं दी गई। सोचिए, 2 दिन बाद इसराइल जब यह खबर सामने लाता है, तभी 2 दिन बाद लेबनान की न्यूज एजेंसीज सिर्फ ये कहती हैं कि 2 लोग मारे गए। उससे पहले उन्होंने भी यह खबर नहीं दी। बढ़ते आगे, इसराइली फौज ने लगातार 39वें दिन भी वेस्ट बैंक के जनीन शहर और उसके रिफ्यूजी कैंप पर हमले जारी रखे, जिसके नतीजे में अब तक 27 अफराद की जान जा चुकी है। शुरुआत से अब तक दर्जनों का इलाज चल रहा है क्योंकि वो लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा नुकसान वेस्ट बैंक में हो चुका है। वेस्ट बैंक से जुड़ी हुई एक और खबर। इजरायली फौज ने जुमे को नाब्लुस शहर में 2 साइड रोड्स बंद कर दी, जिससे इलाके में चलने फिरने पर और ज्यादा पाबंदियां लग गई हैं। रमजान के शुरू होने के साथ ये वेस्ट बैंक में रहने वाले फलस्तीनियों पर एक अलग तरह का जुल्म है। अब नमाज या तरावी के लिए मस्जिद तक जाने या इफ्तार और सहरी के लिए सामान लाने में लोगों को हजारों मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि रास्ते बंद हैं। पिछले कुछ हफ्तों में इस्राएली फोर्सेस ने ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में कई मेन और साइड रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे शहरों और गांवों के दरमियान लोगों की आजाद हरकत पर पाबंदियां बढ़ गई हैं। सोचिए, कोई दुकान नहीं जा सकता, कोई रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा सकता, कोई मस्जिद नहीं जा सकता, कोई बाजार नहीं जा सकता। एक तरीके से एक कैद खाना है, एक ओपन जेल। अब बात हमास की। हमास ने पहले फेज की मुद्दत बढ़ाने के इजराइल की डिमांड को ठुकरा दिया है। गजा के जो सीज फायर का पहला फेज है उसको बढ़ाने की और ज्यादा डिमांड की गई थी इजराइल की तरफ से। उधर दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने धमकी दी है कि अगर फर्स्ट फेज की मुद्दत और 42 दिन ना बढ़ाई गई तो गजा में दोबारा जंग स्टार्ट हो जाएगी। दरअसल इसराइल की डेलीगेशन ने काहिरा में, क्योंकि वहां काहिरा में सेकंड फेज पर बातचीत चल रही है मिस्र की दारुल हुकूमत में, तो काहिरा में इजरायली डेलीगेशन ने 42 और दिनों के लिए सीज फायर के पहले फेज को बढ़ाने की कोशिश की थी, जबकि पहला फेज सिर्फ 42 दिन का था जो इस वीकेंड पूरा हो रहा है। हमास ने इस तजवीज को धमकी के बावजूद ठुकरा दिया और पहले से तय सेकंड फेज पर जाने का मुतालबा किया। हमास ने डील के लिए अपने कमिटमेंट को दोहराया है। हमास ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि वो हर स्टेज और डिटेल में डील को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए कमिटेड है। हमास का कहना है कि पहले फेज के खत्म होने के बाद फौरन सेकंड फेज पर जाना चाहिए। हमास ने मीडिएटर्स और गारंटर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कहा है कि वो इजराइल पर ये प्रेशर डालें कि वो डील को अपने रोल के मुताबिक पूरा करे। जो जिम्मेदारियां इस्राइल की थी वो उसे निभाए।
हमास ने मुतालबा किया है कि इसराइल को सेकंड फेज में बिना किसी देर के एंटर कर जाना चाहिए। अगर वो लटकाना चाहता है तो इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी और मीडिएटर्स देखे कि कैसे टैकल करना है इसराइल को। हमास के सीनियर ऑफिशियल हैं ताहिर अल-नोनो। उन्होंने कहा कि वो सेकंड फेज में फॉरेन ट्रांजिशन चाहते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जो कि बॉर्डर एरिया है मिस्र और गजा का, वहां से आईडीएफ की वापसी सीजफायर के सेकंड फेज का हिस्सा है, ना कि किसी और एडिशनल फेज का। लिहाजा वापसी होनी चाहिए। दोस्तों, अब देखना यह है कि जिद पर अड़ा इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू अब क्या फैसला लेते हैं। अब एक रिपोर्ट छोटी सी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से जुड़ी तहकीकात यानी कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बाहर आ गई है, जिसने इजराइल की सिक्योरिटी और डिफेंस की पोल खोलकर रख दी है। अल-मायदीन वेबसाइट पर 28 फरवरी की शाम प्रिंट हुई खबर के मुताबिक इजरायली फौज की तमाम मिलिट्री फॉर्मेशंस ने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में एक तारीखी और नामिसाली नाकामी का सामना किया है, क्योंकि हमास की तैयारियों को जीरो समझा गया था इजराइल और आईडीएफ की तरफ से। ये तहकीकात, ये इन्वेस्टिगेशन जो इजरायली फौज ने की है या की थी, उसका नतीजा जुमेरात की कल की रात को पब्लिक किया गया और तभी से तहलका मचा हुआ है। इस तहकीकात में यह बात सामने आई है कि इजरायली फौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, जिसे अमान कहते हैं, हमास को कई साल तक वो समझने में नाकाम रही। यानी हमास इजरायली एजेंसी से कहीं ज्यादा स्मार्ट और खुफिया तरीके से अपना काम कर रहा था। क्या ऐसा है? इजरायली अखबार मारिव ने सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स का हवाला देते हुए कहा कि यह नाकामी एक तारीखी पहलू सामने रखती है और इसे कई नस्लों तक पढ़ना चाहिए, इसकी स्टडी करनी चाहिए कि आखिर हम सब कुछ होते हुए, इतने भारी इंटेलिजेंस के साजो सामान होते हुए, इतना बड़ा नाम होते हुए नाकाम कैसे हो गए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अपने मुख्तलिफ हमलों के दौरान इजरायली मिलिट्री के कमांड और कंट्रोल को पहले ही मिनट में निशाना बना लिया था, ये रिपोर्ट कहती है, और ये जमीन, हवा और समंदर के हमलों पर मबनी था। इस्राएली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि आईडीएफ के ज्यादातर फील्ड कमांडर्स, जो प्लाटून और कंपनी लीडर्स से लेकर बटालियन कमांडर्स तक थे, शुरुआत में ही मारे गए, जिनमें 3 ब्रिगेड कमांडर्स भी शामिल थे। दोस्तों, इस रिपोर्ट पर हमने आज एक डिटेल्ड शो बनाया। मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो के बाद वो दूसरा वीडियो था आज का, आप उसे 2 वीडियो पीछे जाकर देख सकते हैं। अब बात नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया ने जुम्मे को कहा कि उसने अपनी न्यूक्लियर काउंटर अटैक सलाहियत को दिखाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है। यह टेस्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के शुरू होने के बाद से अमेरिका की रहनुमाई में बढ़ती हुई दुश्मनियों का जवाब देने के लिए किया गया, यह नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा गया। यह खबर इस टेस्ट के 2 दिन बाद सामने आई। सोचिए, यह खबर भी 2 दिन बाद सामने आ रही। किम जोंग उन भी अपने टेस्ट को छुपा रहे हैं, लेकिन क्या पता नहीं चला सैटेलाइट से? ऑफिशियल कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि लीडर किम जोंग उन ने बुध के रोज नॉर्थ कोरिया के मगरबी साहिल पर मिसाइल टेस्ट की निगरानी की। पूरा देखा जब वो टेस्ट वगैरह हो रहा था। यह नॉर्थ कोरिया का इस साल चौथा मिसाइल लॉन्च था और डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टर्म के दौरान दूसरा टेस्ट था नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरियन मीडिया के मुताबिक ये मिसाइल टेस्ट इसलिए किए गए थे ताकि दुश्मनों को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री के काउंटर अटैक की सलाहियत और उसकी न्यूक्लियर ऑपरेशंस की रेडीनेस, उसकी तैयारी के बारे में जोरदार तरीके से एक जबरदस्त पैगाम दिया जा सके। अब बात रशिया की। रशिया ने कहा है कि उसने यूक्रेन के एक असैसिनेशन प्लॉट को नाकाम बना दिया है, जिसमें रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के एक बेहद करीबी और खास सीनियर पादरी तिखोन शेवकुनोव को का कत्ल करने का प्लान बनाया गया था। एफएसबी ने यह इल्जाम लगाया कि यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस ने शेवकुनोव को मारने के लिए प्लॉट बनाया था। रशिया की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, यानी कि जिसे आप एफएसबी के नाम से जानते हैं, उसके मुताबिक इस प्लॉट में एक रशियन और एक यूक्रेनियन शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। ये दोनों टेलीग्राम के जरिए यूक्रेन की तरफ से रिक्रूट किए गए थे। ये प्लॉट मिड 2024 से यानी 2024 के बीच का जो महीने थे उनसे चल रहा था। शेवकुनोव को मॉस्को में मारने की प्लानिंग की गई थी। शेवकुनोव को रशिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च का सीनियर प्रीस्ट माना जाता है, लेकिन यह खास इसलिए है क्योंकि उन्हें पुतिन के कॉन्फेसर के तौर पर भी शोहरत हासिल है। रशिया ने क्रीमिया को 2014 में एनेक्स कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, जहां शेवकुनोव को मेट्रोपॉलिटन अपॉइंट किया गया था। ये उनकी खुसूसियात है।
बढ़ते हैं आगे। रमजान का महीना शुरू होने से पहले पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में एक प्रो तालिबान सेमिनारी में हुए एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट के नतीजे में एक टॉप क्लेरिक या एक बड़े मौलवी या एक बड़े मजहबी रहनुमा और 4 और लोग मारे गए, जबकि करीब 20 लोग इस सुसाइड बॉम्ब अटैक में जख्मी हुए हैं। एक सुसाइड बॉम्बर ने जुमे को अकोरा खट्टक, जो कि खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस का एक इलाका है, वहां एक मस्जिद में घुस गया वो, और अपने आप को उसने ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में जमीयत उलमा इस्लाम यानी जेयूआई पार्टी के एक हिस्से के हेड हमीदुल हक भी मारे गए। हमीदुल हक मौलाना समीउल हक के बेटे थे, जो अपने वक्त में फादर ऑफ तालिबान यानी कि तालिबान के बाप के नाम से मशहूर थे, और 2018 में उन्हें भी उनके घर में चाकू गोदकर या चाकू से मार डाला गया था। तो रमजान शुरू हो गए हैं खलीज के ममालिक में, बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में जहां चांद दिख गया है। फिलिस्तीनी मलबों में जश्न मना रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं इन वीडियोस को दिखा के मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं दिखा रहा हूं। फिर भी कुछ न्यूज़ नेटवर्क का ये है, कट 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 आप देखिए, झंडियां लगी हुई हैं और रंग बिरंगी झंडियां लगी हुई हैं रमज़ान के जो है एहतराम में या उसके वेलकम के लिए। लोगों ने मलबों पर रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम ये सब वगैरह लिखा हुआ है, और रमज़ान रमज़ान लिखा हुआ है। हर तरफ दीवारों को पेंट किया जा रहा है रमज़ान का। आप समझ नहीं सकते अरब ममालिक में, और ख़ास तौर से मैंने गज़ा में देखा, ओफो किस तरीके से इस्तकबाल किया जाता है इस पाक और मुक़द्दस महीने का। हर तरफ उनके पास मलबे हैं, वो मलबों को रंग रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, फ़लस्तीनी झंडा बना रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को इंतज़ार है, रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान के बाद ईद आएगी, खुदा करे वहाँ की फिर कभी जंग शुरू ना हो। और मैंने जब इन लोगों को रमज़ान रमज़ान गाते हुए इस्तकबाल करते हुए सुना तो मैं रह नहीं सका। मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरे साथ में सुनते रहिए किस तरीके से ये लोग गा रहे हैं रमज़ान के महीने के वेलकम के लिए। ये लोग एक दिन पहले का वीडियो, तब से तैयारियां कर रहे थे। वहाँ मिठाइयाँ बन रही हैं, रोटियां बन रही हैं, सहरी और इफ्तार का। आज से सहरी का इंतज़ाम होगा, कल इफ्तार होगा पहले। और मदीना में जन्नतुल रवादा में कालीन बदल रहे हैं। बड़ा शानदार मौका होता है कालीन बदलने का। मतलब सोचिए किन लोगों को ये शर्फ हासिल हुआ है। ये 1-2 आप अलग अलग फ़ोटो देखिए, कालीन आते हैं मदीना में भी, रमज़ान शरीफ में बदले जाते हैं, तैयारियां चल रही हैं और वहाँ के मुलाजिम इसे बदल रहे हैं। पुराने कालीन थैलियों में रखे हैं, बाहर रखे गए हैं, बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं, और नए कालीन जब बिछ गए तो ये नज़ारा है। बड़ा बड़ा प्यारा सा पिस्ता कलर का जो होता है। हो सकता है लोग मुझे इस पर कुछ टोक भी दें, फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें थी गज़ा से। जैसे ही रमज़ान के और नज़ारे आते मैं एक अलग सा एपिसोड आप सबके लिए लेकर आऊँगा। सलामत रहिए, खुश रहिए। रमज़ान की आप सबको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद।